दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। हम लोग लगातार मराठा साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शिवाजी की किस तरह की सैन्य व्यवस्था थी, किस तरह की रणनीति थी, सैन्य रणनीति थी। उसके बाद हमने समझा कि जो राजस्व की नीति थी वह किस तरह की व्यवस्था थी और उसके राजस्व की नीति कितनी वैज्ञानिक थी, कितनी वैज्ञानिक भूमापन व्यवस्था पर आधारित पद्धति उसने अपनाया था। और उसी व्यवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था थी मराठा साम्राज्य की, वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। और यही कारण है कि उसकी जो विस्तार की नीति थी वह भी सफल रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना अर्थ के, बिना पैसा के, बिना धन के क्षेत्र का विस्तार या सैनिक कार्रवाई संभव नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस की जो स्थिति है, उसमें रूस जिस तरह से हावी हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसकी इकोनॉमी। एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक मजबूत सैनिक तंत्र को जन्म देता है, और जब एक मजबूत सैनिक तंत्र होता है तो वह विस्तार की नीति अपनाता है, और रूस भी वही कर रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं, भारत में भी हमने मराठा साम्राज्य को पढ़ा है इसी रूप में, किस तरह से विस्तार उसने भी किया था अपनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था के आधार पर। अब आज हम बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में, और हम समझेंगे कि शिवाजी 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद क्या कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि मराठा साम्राज्य एक मजबूत साम्राज्य होने के बावजूद भी धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, ढलता चला गया, और अंततः उसका जो विलय है, उसको विलय कहिए या फिर ये कहिए कि एक यूरोपीय कंपनी के द्वारा उसको हड़प लिया गया और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। तो ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको अब समझना यह है कि किस तरह से मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी हुआ, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए, वो कमजोर होते गए और आपस की लड़ाई की वजह से साम्राज्य भी कमजोर होता चला गया। तो आइए समझते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आप बहुत बेहतर समझ सकेंगे कि शिवाजी के जो दो बेटे थे, एक संभाजी और एक राजाराम। मैंने यहाँ पे बताया है कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा, यह लिखना आवश्यक था क्योंकि टकरार इन दोनों भाइयों में ही हुआ। शिवाजी के जो दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम, इस दो बेटे में आपसी टकरार उत्तराधिकार को लेकर हुआ, और इसका परिणाम था साम्राज्य को कमजोर करना। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है बड़ा बेटा संभाजी थे, छोटा बेटा राजाराम थे। संभाजी का समयकाल मैंने लिखा है 1680 से 1689 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु मैंने पहले ही जिक्र किया है कि 1680 ईस्वी में हो जाती है, और उसके बाद जो है संभाजी गद्दी संभालते हैं और 1689 ईस्वी तक ये रहते हैं। उसके बाद उनका जो छोटा बेटा है राजाराम, वह गद्दी पर बैठता है और 1689 से 1700 ईस्वी तक वह शासन करता है। उसके बाद पुनः आप देखिए, राजाराम के जो पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय, वह 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और फिर इस तरफ आ जाइए, संभाजी के पुत्र शाहू 1707 से 1749 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद का जो क्रम है उसको भी हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ तथ्य हैं, उसको आप समझेंगे। किस परिस्थिति में संभाजी शासक बना और किस परिस्थिति में राजाराम शासक बने, इस व्यवस्था को थोड़ा सा, उस परिस्थिति को आइए समझते हैं हम लोग। शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजाराम को कोंकण का सूबेदार बनाया। देखिए, निश्चित रूप से शिवाजी को जो पुत्र प्रिय थे, यानी कि छोटे पुत्र प्रिय थे, और प्रिय होने का मतलब है योग्य होना। यहाँ पर अगर शासक का प्रिय होता है कोई पुत्र, तो इसका मतलब है कि वह योग्य है, इसलिए वह करीब है। तो छोटे पुत्र राजाराम को कोंकण का सूबेदार बनाया गया। कोंकण एक महत्वपूर्ण हिस्सा था मराठा साम्राज्य का, एक उसको रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से आप समझे तो कोंकण बहुत महत्वपूर्ण था, और उसका सूबेदार बनाया गया छोटे पुत्र को। या आप इसको इस तरह से समझिए कि कोंकण जिसको दिया जाता था बाद में वह शासक भी बनता था। तो इस तरह का इस तरह से प्लान किया गया था। तो शिवाजी ने छोटे पुत्र को दिया कोंकण, और जब कोंकण इसको दिया गया तो संभाजी ने क्या किया? संभाजी ने इसका विरोध किया। संभाजी ने कहा कि नहीं, चूंकि बड़ा बेटा मैं हूं, यहाँ देखिए आप, बड़ा बेटा का मैंने जिक्र किया है, इसीलिए बड़ा और छोटा मैंने लिखा है अलग अलग। बड़ा बेटा मैं हूं, मुझे मिलना चाहिए कोंकण का क्षेत्र, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कोंकण का महत्व क्या है। तो इसीलिए संभाजी ने क्या किया, इसका विरोध किया और शिवाजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो यहां तक की घटना है यह। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना है मराठा साम्राज्य के लिए, क्योंकि मराठा साम्राज्य के पतन का बीज यहीं पड़ जाता है शिवाजी के मृत्यु के बाद ही। शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। शिवाजी ने मृत्यु से पहले
कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था कि यदि शिवाजी मर जाएंगे तो मराठा साम्राज्य का अगला शासक कौन होगा, यह तय नहीं किया था। और परिणाम यह हुआ कि उनकी जो पत्नी थी सोयराबाई, उसने राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया। राजा राम का मतलब आप समझिए छोटा बेटा, तो छोटा बेटा का राज्याभिषेक उनकी पत्नी ने कर दिया। अब देखिए स्थिति क्या बनती है। राजा राम को शिवाजी मानते थे, यह तो पहले ही स्पष्ट हो चुका है, कोंकण का सूबेदार भी बनाया गया था। राजा राम को वो मानते थे, इसीलिए उनकी पत्नी सोयराबाई ने भी क्या किया, यह मान के चली वह कि शिवाजी को यही पसंद थे, इसीलिए राजा राम को ही शासक बनना चाहिए, और राजा राम को शासक बना दिया गया उनकी पत्नी के द्वारा। अब चूंकि संभाजी बड़े पुत्र थे और उत्तराधिकारी का यह नियम होता है कि जो बड़ा पुत्र होता है वह शासक बनता है, तो हमीर मोहिते की सहायता से, ये सेना नायक थे, की सहायता से संभाजी, जो संभाजी इनके बड़े पुत्र थे शिवाजी के, उन्होंने क्या किया, वह शासक बन गए। तो अब देखिए क्या किया इन्होंने, राजा राम को उनकी पत्नी ने घोषित किया था, सोयराबाई ने, जो कि शिवाजी की पत्नी थी, लेकिन उत्तराधिकार के नियम से जो बड़ा पुत्र होता वह शासक होता। इसीलिए हमीर मोहिते जो कि सेनापति थे शिवाजी के, उसने क्या किया, संभाजी को मदद पहुंचाया और उन्हें शासक बना दिया। संभाजी ने मुगल सूबेदार दिलेर खां से भी संधि कर ली, क्योंकि स्थिति मजबूत करनी थी, घर में ही झगड़ा हो रहा था पद के लिए, गद्दी के लिए। इसीलिए संभाजी ने क्या किया, तुरंत ही मुगल शासक से संधि किया, जो वहां के मुगल सूबेदार थे दक्षिण के, दिलेर खां, उसे एक संधि कर ली, ताकि मुगलों की जो सहायता है, जो सैन्य सहायता है, और जो एक मजबूत स्थिति बनाना आवश्यक था इनके लिए, वह इस मुगल से इस संधि करके सहायता के रूप में प्राप्त हो सकता था। तो इसीलिए संभाजी ने क्या किया, मुगल सूबेदार दिलेर खां से संधि कर ली। अब स्वयं को स्थापित कर लेते हैं, कौन, संभाजी, जो कि बड़े पुत्र हैं। संभाजी का इसीलिए मैंने कार्यकाल लिखा है, आधिकारिक रूप से 1680 से 1689 ईस्वी तक संभाजी ही शासक रहे, राजा राम को हटा दिया गया। संभाजी ने नीलोपंत को पेशवा बनाया। देखिए पेशवा की परंपरा पहले ही समझ चुके हैं, हमने अष्टप्रधान की बात की थी, आपको समझाया था कि 8 जो मंत्री होते थे उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पद था वह पेशवा का पद था, पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद था। और संभाजी ने क्या किया, नीलोपंत को अपना पेशवा बनाया और कन्नौज के कवि कलश को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। तो ये 2 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे संभाजी के शासनकाल में। संभाजी के शासनकाल में नीलोपंत जो कि पेशवा बने, पेशवा का आप जानते ही हैं महत्व, और कन्नौज के जो कवि कलश थे वो मुख्य सलाहकार का मतलब आप यूं समझिए कि उनके सलाह पर ही शासन करते थे संभाजी। तो मुख्य सलाहकार कवि कलश थे और इनका प्रभाव बहुत अधिक था, पूरे जो शासन की नीति थी उस पूरे नीति पर कवि कलश का जो प्रभाव था वो बहुत अधिक था। और कहा जाता है कि संभाजी स्वयं शासन नहीं करते थे, बल्कि कवि कलश ही परोक्ष रूप से शासन चलाता था। तो इस तरह की बातें थी। अच्छा, पेशवा को लेकर आप एक बात समझ लीजिए कि पेशवा शिवाजी के समय हमने पढ़ा था कि अष्टप्रधान सिर्फ एक सलाहकार समिति हुआ करती थी, उसके द्वारा सिर्फ सलाह दिया जाता था, मानना या ना मानना वह शासक के मर्जी पर था। लेकिन धीरे धीरे पेशवा का जो महत्व है, उसके पद का जो महत्व है वह बढ़ने लगा था। और अब आगे पढ़ेंगे कि इस उत्तराधिकार की लड़ाई में पेशवा इतने मजबूत हो गए कि वह शासक बनाने लगे और बाद में स्वयं शासक बन गए। तो अब देखिए, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय महत्वपूर्ण है, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो औरंगजेब के एक विद्रोही पुत्र थे जिसने शासक के खिलाफ विद्रोह किया था, अकबर द्वितीय, उसको संभाजी ने संरक्षण दिया। देखिए यह बहुत बड़ी घटना है। क्यों बड़ी घटना है? क्योंकि मुगल शासक का कोई विद्रोही अगर कहीं शरण पाता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने शरण दिया है वह मुगल का दुश्मन है। और संभाजी ने यही गलती की, उसके विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी थी, और शरण देने का परिणाम यह हुआ कि अकबर द्वितीय के वजह से संभाजी मुगलों से टकरार कर बैठे, झगड़ा कर बैठे, और परिणाम यह हुआ कि मुगलों आगे आने वाले समय में अभी देखेंगे आप कि संभाजी का अंत भी मुगलों द्वारा ही कर दिया जाता है। तो एक टकरार आपने देखा सीधा मुगलों से, संभाजी की एक बहुत बड़ी भूल थी। परिणाम क्या हुआ? 1689 ईस्वी में
संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खां ने संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी। होना ही था, क्योंकि जैसे ही आप मुगल से टकराएंगे, सीधे सीधे आप लड़ाई करेंगे, युद्ध मोल लेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो आएगा। और परिणाम दुष्परिणाम के रूप में आया। क्यों? क्योंकि संभाजी उतने मजबूत शासक नहीं थे। पहले भी हमने चर्चा किया है कि शिवाजी के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य नहीं हुए, क्योंकि आपस में ही लड़ते रहे ये, और पेशवा धीरे धीरे मजबूत होने लगे। तो परिणाम यह हुआ कि संगमेश्वर का युद्ध जो 1689 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में मुबारक खां जो कि मुगल सेनापति था, उसने न केवल संभाजी को पराजित किया, बल्कि संभाजी तथा उसके जो महत्वपूर्ण सलाहकार थे, जिसके सलाह पर वह काम काज संभालते थे, करते थे, प्रशासन चलाते थे, कवि कलश, दोनों की हत्या कर दी उसने। पत्नी यशुबाई, किनकी पत्नी? संभाजी की पत्नी। संभाजी की जो पत्नी थी यशुबाई, और पुत्र थे साहू। पुत्र जो साहू थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी जो पत्नी थी संभाजी की पत्नी यशुबाई और उनके जो पुत्र थे शाहू, इन दोनों को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। और यही गिरफ्तारी के बाद कैद से छूटते हैं कब? शाहू, तो आपको पता है जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होगी, यानी कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु और शाहू की रिहाई एक साथ है। एक बड़ी घटना है, वहां हम लोग जिक्र करेंगे। फिलहाल आप समझिए, संभाजी ने अष्टप्रधान को नष्ट किया। क्या क्या नुकसान पहुंचाया संभाजी ने, ये देखिए। संभाजी ने क्या किया? संभाजी ने अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। यानी कि अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट था, जो 8 मंत्री होते थे सलाह के लिए, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। यानी कि अष्टप्रधान वाली व्यवस्था को संभाजी ने नष्ट कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि आप देखेंगे पेशवाओं का जो महत्व है वो बढ़ा। जैसे कवि कलश जैसे व्यक्ति जो कि किसी पद पे नहीं थे, अष्टप्रधान में किसी मंत्री के पद पर नहीं थे, बावजूद इसके वह संभाजी के सबसे करीबी और उनके मुख्य सलाहकार थे। तो व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण होने लगा। अष्टप्रधान का महत्व समाप्त कर दिया संभाजी ने, जो कि एक बड़ा नुकसान था मराठा साम्राज्य के लिए। साथ ही साथ एक बड़ी घटना जो इनके समय में हुई और एक रणनीतिक चूक हुई, वह थी कि संभाजी ने युद्ध में स्त्रियों को ले जाना प्रारंभ कर दिया। आप देखेंगे कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई का जो परिणाम मराठों के खिलाफ आया था, उसका एक बड़ा कारण यह था, मराठों के पराजय का एक बड़ा कारण यह था कि मराठा सेना में स्त्रियों के ले जाने की जो परंपरा थी, वह उसको नुकसान पहुंचा दिया। कि स्त्रियों को आप ले जाएंगे तो स्त्रियां तो वो एक दुर्बल पक्ष युद्ध में हो जाती है। अब स्त्रियों को बचाने के लिए आप ताकत लगाएंगे या उससे दुश्मन से लड़ने के लिए आप ताकत लगाएंगे? तो स्थिति ये हुई कि जो संभाजी ने एक परंपरा शुरू की थी कि युद्ध में स्त्रियों को साथ ले जाने का, उसका परिणाम 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में आप देखेंगे मराठों का पराजय होता है। तो खैर वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपने यह समझा कि बड़ा बेटा जो शिवाजी के थे संभाजी, उनका 1680 से 1689 ईस्वी तक का कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह से उतार चढ़ाव भरा रहा और परिणाम क्या हुआ, यह आपके सामने है। अब आइए हम लोग समझते हैं उनके छोटे पुत्र यानी कि राजा राम के कार्यकाल को। अब देखिए, संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक कार्यकाल रहा और उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वह राजा राम हुआ। संघर्ष चलता रहा। राजा राम 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक शासक के रूप में रहता है, मराठा शासक। अब देखिए इसके कार्यकाल को थोड़ा समझिए। इसका कार्यकाल भी द्वंद्व भरा समय रहा है। लगातार इनको भी जो है मुगलों से लड़ाई करनी पड़ी है। स्थिति देखिए क्या होती है। राजा राम ने भी मुगलों के प्रति विद्रोह की नीति अपनाई। निश्चित है, क्योंकि जो मुगल शासक थे उस समय, आप देखिए समय काल क्या है, 1689 से 1700 का समय काल है। यानी कि औरंगजेब जो है वह मुगल बादशाह है। और औरंगजेब की जो नीतियां थी, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि औरंगजेब की जो नीतियां रही थी वह निश्चित रूप से एक धार्मिक नीति थी, जो कि हिंदू विरोधी भी कह सकते हैं आप, हिंदू विरोधी नीति थी। और मराठा साम्राज्य के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था, एक महत्वपूर्ण कारक था औरंगजेब की यह धार्मिक नीति। और मराठों का जो उदय हुआ था वह एक तरह से उसी के विरोध में हुआ था। तो राजा राम ने भी लगातार संघर्ष किया मुगलों के प्रति और विद्रोह की जो नीति थी वह अपनाया रखा। प्रतिनिधि नाम का एक पद इसने क्रिएट किया था, महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि नाम से आपने देखा पिछले शासक के बारे में जब हमने पढ़ा संभाजी के बारे में, तो संभाजी ने क्या किया
संभाजी ने अष्टप्रधान का जो शक्ति थी वह समाप्त कर दिया, यानी कि अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो नयापन आना चाहिए। तो राजा राम ने जो नया किया वह था एक प्रतिनिधि नाम से पद बनाया। प्रतिनिधि मतलब शासक का प्रतिनिधि। और प्रहलाद निराजी नाम का जो व्यक्ति था उसको पहला प्रतिनिधि बनाया गया, यानी कि यह पहला व्यक्ति थे जिसने इस पद को संभाला था। सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि राजा राम मुगलों के भय से भागते रहे, ये महत्वपूर्ण है। राजा राम ऐसा पहला शासक हुआ मराठा का और एकमात्र ऐसा शासक हुआ जो कभी गद्दी पर नहीं बैठा। यह सवाल पूछ सकता है। तो राजा राम हमेशा मुगलों से संघर्ष करता रहा, विद्रोह करता रहा और भागता रहा, वो बैठ नहीं पाया। और इसीलिए कहा जाता है कि वह एकमात्र ऐसा शासक था जो कभी गद्दी पर नहीं बैठा, अतः कभी गद्दी पर नहीं बैठ सके। कौन? राजा राम। उसने 8 वर्षों तक, देखिए उसने 8 वर्षों तक जिंजी यानी कि अर्काट के किले में शरणार्थी का जीवन बिताया, भागते रहे। तो जिंजी जो कि अर्काट में पड़ता है, अर्काट के बारे में जिक्र किया हमने, कर्नाटक की राजधानी थी उस समय। उसके किले में शरणार्थी का जीवन व्यतीत किया था इसने, एक शासक। देखिए राजा राम ने सरंजाम को मजबूती से लागू किया। सरंजाम के बारे में हमने जिक्र किया था। 3 तरह के जो कर की बात हमने की थी, एक चौथ, एक सरदेश मुख, एक सरंजाम। तो मुकासा या सरंजाम की बात हमने किया था। आप थोड़ा सा पीछे का वीडियो भी देखिए और रिवीजन कीजिए, उसको नोट कीजिए। अभी मैं फिर से आपको सरंजाम के बारे में नहीं बताऊंगा, पहले मैंने विस्तार से बताया, तो उसको देखिए। इस व्यवस्था को इसने मजबूत किया था क्योंकि यह एक जागीरदारी व्यवस्था थी और इससे जो है जो जागीर होता वो सैन्य व्यवस्था उसके माध्यम से मजबूत होता, तो इसको मजबूत किया था। राजा राम ने जो शरणार्थी के रूप में और भी जगह समय बिताया या भागते रहे, तो वो कहाँ कहाँ भागे? प्रतापगढ़ गए, वहां से फिर पन्हाला, फिर जिंजी, फिर अंत में सतारा। और 1700 में यही सतारा में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी राजा राम की। और बिना कुछ नया किए, बिना साम्राज्य को मजबूत किए राजा राम का निधन हो जाता है। यानी कि मराठा साम्राज्य को कोई भी नयापन, कोई भी नई शक्ति, कोई भी नई ऊर्जा राजा राम से प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मराठा साम्राज्य उत्तरोत्तर कमजोर होती जा रही एक साम्राज्य थी। धीरे धीरे वह इतना दुर्बल होता चला गया कि बाद के समय में आप देखेंगे कि पेशवा मजबूत हुए और बाद में जब पेशवा कमजोर हुए तो बाहरी शक्ति इस पर काबिज हो जाता है। तो यहीं पर राजा राम की कहानी समाप्त हो जाती है 1700 में। और उसके बाद गद्दी संभालता है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय जो कि राजा राम के पुत्र थे और इसका कार्यकाल 1700 से 1707 ईस्वी का कार्यकाल था। मैं यहाँ कार्यकाल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक डायग्राम से आपको समझा दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से डायग्राम आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। इस तरह से डायग्राम नहीं मिलेगा तो आप उलझे रह जाएंगे। इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है डायग्राम बना के कि आप समझ सके कौन किसके बाद शासक बना है। अब देखिए, शिवाजी द्वितीय राजा राम के पुत्र थे और राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मराठा साम्राज्य में, क्योंकि अगर पूरे भारतीय इतिहास में महिला शासिकाओं के बारे में जिक्र किया जाए तो ताराबाई एक मजबूत महिला शासिका या संरक्षिका के रूप में उभर कर आती है। तो इसीलिए ताराबाई का से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई एग्जाम में। तो अब देखिए, राजा राम की पत्नी ताराबाई संरक्षिका बनती है क्योंकि शिवाजी द्वितीय उस समय बाल्यावस्था में थे, छोटे थे उम्र में, और इसीलिए जब तक वो बड़े ना हो जाए, वयस्क ना हो जाए, ताराबाई संरक्षिका के रूप में एक शासिका बन जाती है। तो शिवाजी द्वितीय शासक और ताराबाई जो उनकी माता है, राजा राम की पत्नी है, वह संरक्षिका बनती है। तो ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को शासक बनाया और साथ ही साथ विस्तार की नीति अपनाई। विस्तार की नीति के तहत उसने पन्हाला, सिंहगढ़ इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। साथ ही साथ दक्षिण कर्नाटक में भी अपने प्रभाव को मजबूत किया और बढ़ाया। यानी कि एक विस्तार की जो नीति मराठा साम्राज्य की चली आ रही थी उसको एक बल दिया ताराबाई ने। इसका जो समय काल है शिवाजी का 1700 से 1707 ईस्वी, वह मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का समय माना जाता है इतिहास में, कि मराठा स्वतंत्रता के लिए यह संघर्ष था। स्वतंत्रता किससे? तो स्वतंत्रता मुगलों के प्रभाव से, दुश्मनों के प्रभाव से। तो एक स्वतंत्रता का यह संघर्ष था मराठाओं का। ठीक है, इस समय जो एक बड़े इतिहासकार हुए खफी खां, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। खफी खां बड़े इतिहासकार थे, उसने ताराबाई की काफी प्रशंसा की है। उसके जो
वीरतापूर्ण कार्य थे उसकी काफ़ी तारीफ की है। हालांकि शिवाजी द्वितीय का जो समय काल है वो बहुत सीमित समय के लिए यानी कि केवल 7 वर्ष के लिए रहता है और 1707 का जो वर्ष है वो एक परिवर्तन का वर्ष है। क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब जो अंतिम मजबूत शासक था उसकी मृत्यु होती है और उसके कैद से शाहू मुक्त होते हैं और शाहू मुक्त होने के बाद तुरंत बाद मराठा साम्राज्य के शासक बनने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इतना ही समझेंगे। कल के क्लास में मैं आपको शाहू के बारे में और फिर आगे जो पेशवा का प्रभाव बढ़ेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।